नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 16वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। कुंडनी रात को सर्प से विषदंश लेकर अपने आप को शंबर के आगे प्रस्तुत करने को तैयार करती है और सोम को भी कहती है कि वह यह युद्ध शस्त्र से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतेगी। वह जान गई है कि असुर शंबर भोग विलास चाहता है तो उसे उसी के बल पर वह परास्त करेगी। अगले दिन वह खूब तैयार होकर शंबर और उसकी सेना और उसके सभी असुर बालक बालिकाओं, वयस्क, वृद्धों सबों को खूब मद्य सेवन करवाती है। वे सब अपना संतुलन खो बैठते हैं और नशा उनके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अब कुंडनी और सोम अपने आगे की चाल चलने की तैयारी करते हैं। कुंडनी सर्पदंश लेकर विषकन्या बन जाती है और मद्य पिला पिलाकर असुरों को उसे चुंबन लेने के लिए प्रेरित करती है। असुर जैसे ही उसका चुंबन लेते हैं प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार एक एक करके अनेकों असुरों के प्राण ले लिए गए। सोम ने शंबर को छोड़ देने को कहा क्योंकि वो उसे मगध सम्राट बिंबिसार का मित्र समझता है। शंबर जब मध्य से बेहोश रहता है तब सोम और कुंडनी तत्काल असुर नगरी को छोड़कर चंपा के लिए निकल जाते हैं। चंपा में मगध सेनापति चंद्रभद्रिक सेना नायक और उपनायकों को कहते हैं कि अगर वैशाखी के दिन वे चंपा दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते तो निश्चय ही मगध सेना का यहीं क्षय हो जाएगा। वे चिंतित है कि आर्यवर्षकार ने उन्हें अभी तक कोई सहायता नहीं भेजी। तभी सोमप्रभ आ जाता है और कहता है कि वे आज रात ही 100 सशस्त्र सेना बल उनकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। मगध योद्धाओं की सूखी आशालता प्लवित हो जाती है। सोमप्रभ अपने एक मित्र आयुष्मान अश्वजीत को लोहार बनाकर उसे शस्त्र बनाने की आज्ञा देता है। चंपा के परम परमेश्वर महाभट्टारक श्री दधिवाहन देव को एक योजना के अंतर्गत मारने की तैयारी सोम और कुंडनी करते हैं और कुंडनी दधिवाहन देव के राजमहल में उसके साथ पहुंच जाती है। सोम मगध महात्मा अमात्य को यह विश्वास दिलाते हैं कि कुंडनी दधिवाहन देव को मारकर ही वापस आएगी। मगध महात्मा अमात्य सोम से कहते हैं कि वैशाखी के दिन चंपा दुर्ग पर मागधी पताका फहराते ही उसे श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करना होगा क्योंकि वहां सम्राट विपन्नावस्था में है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय असम साहस। तो आयुष्मान सोम, तुम्हारी योजनाएं असफल हुई। यह क्यों भंते सेनापति? कल ही वैशाखी का पर्व है, हम कुछ भी तो नहीं कर सके। भंते, अभी काम करने के लिए पूरे 5 प्रहर का समय है। इन 5 प्रहरों में हम क्या कर लेंगे? दुर्ग पर आक्रमण के योग्य हमारे पास सेना कहाँ है? भंते आर्य, इन 4 दिनों में हम जो कुछ कर पाए हैं वह सब परिस्थितियों को देखते क्या संतोषप्रद नहीं है? है तो, परंतु इससे लाभ? मेरी समझ में हमारा सर्वनाश और 4 दिन के लिए टल गया। अब तो तुम आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं हो? नहीं भंते सेनापति, तो कल सूर्योदय के साथ हमारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं भंते सेनापति, कल सूर्योदय के पूर्व हम दुर्ग अधिकृत कर लेंगे। क्या तुम्हें किसी दैवी सहायता की आशा है? नहीं भंते सेनापति, मैं अपने पुरुषार्थ पर निर्भर हूं। तो तुम्हें अब भी आशा है? आशा नहीं भंते सेनापति, मुझे विश्वास है। परंतु आयुष्मान, तुम करना क्या चाहते हो? वो कल सूर्योदय होने पर आप देख लीजिएगा। सौम्य सोम, तुम कोई असम साहस तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें किसी घातक योजना की अनुमति नहीं दूंगा। हमारा कार्य अतिशय गुरुतर है सेनापति, और मेरी योजना भी वैसी ही गंभीर है। परंतु आप तनिक भी चिंता न कीजिए, आप केवल परिणाम को देखिए। कल सूर्योदय के पूर्व ही दुर्ग पर मागधी झंडा फहराता देखेंगे आप। लेकिन कैसे आयुष्मान? भंते सेनापति, कृपा कर अभी आप मुझसे कुछ न पूछें। हाँ, आज रात की संकेत शब्द क्या है कृपया यह बता दीजिए। असम साहस ही सही। बहुत ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। अभी 1 दंड रात गई है, मुझे बहुत समय है। मैं तनिक अपने आदमियों को ठीक ठाक कर लूं। तुम्हारा कल्याण हो आयुष्मान। और कुछ? कृपया याद रखिए कि रात्रि के 4थे दंड में जो ही चंपा दुर्ग के दक्षिण द्वार पर मागध तुरही बजे, आप ससैन्य दुर्ग में प्रवेश होकर दुर्ग को अधिकृत कर लें। दुर्ग द्वार आपको उन्मुक्त मिलेगा।
सोम ने अवनत होकर सेनापति भद्री को अभिवादन किया और तेजी के साथ पट मंडप से बाहर हो गए। सेनापति आश्चर्यचकित खड़े उसे देखते रह गए। बाहर आते ही रात्रि के अंधकार में एक वृक्ष की आड़ से निकलकर अश्वजीत उसके निकट आ गया। उसने आते ही सोम के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, सब ठीक है मित्र। वह मांझी अपनी नाव सहित वहां चंदन के कछार में छिपा हुआ है। उस पर विश्वास तो किया जा सकता है। पूरा मित्र। मित्र स्मरण रखना, मगध का भाग्य इस समय उसी मांझी के हाथ में है। वह पूरे विश्वास के योग्य है मित्र। तो चलो उसके पास चलें। दोनों व्यक्ति धीरे धीरे निशब्द पत्थर के छोटे बड़े ढोकों को पार करते हुए उसी सघन अंधकार में चंदन नदी के उस कछार पर पहुंचे जहां वह मछुआ अपनी नाव एक वृक्ष से बांधे चुपचाप बैठा था। नदी के हिलोरों से नाव उथल पुथल हो रही थी। अश्वजीत ने संकेत किया। संकेत पाते ही मांझी कूद कर उसके निकट आ गया। निकट आकर उसने दोनों को अभिवादन किया। सोम ने आगे बढ़कर उस अंधकार में उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मित्र? बनते आर्य, मैं सोमक मांझी हूं। तो मित्र सोमक, तुम्हें मालूम है कि आज रात तुम्हें एक जोखिम भरा काम करना होगा जिसमें तनिक भी असफल हुए तो बहुत भारी हानि होगी। हमें दक्षिण बुर्ज तक जाना होगा, वहां नाव को टिकाए रखना होगा। जानते हो, यह जान जोखिम का काम है। बनते आर्य, हम लोग तो तुच्छ मछलियों के लिए नित्य जान जोखिम में डालते हैं। अब तनिक भी आशंका न करें। आश्वस्त हुआ मित्र। तो कब उपयुक्त समय होगा? 4 दंड रात्रि व्यतीत होने पर बनते, जब चंदना में ज्वार आ जाएगा। नहीं मित्र, 3 दंड रात्रि व्यतीत होने पर। इसमें तनिक भय है सेनापति, किंतु कोई हानि नहीं, ऐसा ही होगा। यह तुम्हारा पारिश्रमिक है मित्र। सोम ने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली उसके हाथों में थमा दी, फिर धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारी नाव में 20 आदमी बैठ सकते हैं। बहुत आराम से बनते सेनापति। तो ठीक है, सावधानी से यहीं प्रतीक्षा करना मित्र। आप निश्चिंत रहिए बनते आर्य। सोम ने वहां से हटकर अश्वजीत से कुछ परामर्श किया और अश्वजीत तेजी से किंतु निशब्द एक ओर चला गया। फिर सोम भी लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए एक ओर तेजी से चले। अध्याय शंभ असुर का साहस। चंपा दुर्ग के दक्षिण बुर्ज के निकट चंदना के तट से थोड़ा हटकर एक शून्य चैत्य था। वह बहुत विशाल था, परंतु इस समय वहां एकाध विहार को छोड़कर सब खंडहर था। उधर लोगों का आवागमन नहीं था। वहीं एक अपेक्षाकृत साफ सुथरे अलिंद में 20 भट्ट एकत्र थे। वे सब शंभ को लेकर आनंद कर रहे थे। जो तरुण असुर सोम ने उस असुरपुरी से प्राणदान कर पकड़ा था, उसका नाम उन्होंने रखा था शंभ। अपने इस नए नाम से वह बहुत प्रसन्न था। मागध तरुण उसे अच्छी अच्छी मदिरा पिलाते तथा अनेक प्रकार के मांस और मिष्ठान खिलाते थे। इससे वो उनसे बहुत हिल मिल गया था। उसने जो असुरपुरी में कुंडनी को नृत्य करते और मृत्यु चुंबन करते देखा था, इस समय वह उसी की नकल कर रहा था। वो बार बार अपनी स्वर्ण करधनी छूकर, हाथ मटका कर, कभी कभी भांड में से मध्य ढालकर भट्टों को पिलाने का अभिनय करता और कभी कुंडनी की ही भांति चुंबन निवेदन करता। सब लोग उसे घेर कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। वो बार बार अपना नवीन नाम शंभ शंभ उच्चारण करता हुआ आसुरी भाषा में कोई बढ़िया सा प्रणय गीत गाता हुआ सब भट्टों को चुंबन निवेदन कर रहा था और मागध भट्ट उसके मोटे मोटे काले होठों के स्पर्श से बचने के लिए आपस में एक दूसरे को धकेल कर हंस रहे थे। वाद्य के अभाव में एक भट्ट पत्थर के सहारे लेटा अपना पेट ही बजा रहा था और सब लोग ही करके हंस रहे थे। क्षण भर सोम यह सब देखता रहा। एक क्षीण हास्य रेखा उसके होठों पर फैल गई। फिर उसने पुकारा, शंभ, क्या तूने आज फिर से बहुत मद्य पिया है? शंभ ने एक बार झुककर स्वामी को प्रणाम किया, फिर भीत भाव से उनकी ओर देखा, परंतु सोम की मुद्रा देखकर वह हंस पड़ा। उसके काले काजल से मुख में धवल दंत पंक्ति बड़ी शोभायमान दिखने लगी। उसने कहा, नहीं स्वामी, नहीं। सोम ने उस पर से दृष्टि हटाकर 20 भट्टों पर मार्मिक दृष्टि डाली और दृढ़ स्थिर स्वर में कहा, मित्रों, आज हमें मृत्यु से खेलना होगा। कौन कौन तैयार है?
प्रत्येक भंते सेनापति। परंतु मित्रों, आज हमारे कार्य का प्रभाव मगध के भाग्य परिवर्तन का कारण होगा। हम प्राणों का उत्सर्ग करेंगे भंते। आश्वस्त हुआ मित्रों। अभी 1 दंड रात्रि व्यतीत हुई है, हम 3 दंड रात्रि रहते प्रयाण करेंगे। अभी हमारे पास 4 घटी का समय है, आप तब तक एक एक नींद सो लें। सब लोग चुपचाप सो गए। अब सोम ने शंभ की ओर देखकर कहा, शंभ, तुझे एक कठिन काम करना होगा। शंभ ने प्रसन्न मुद्रा से स्वर्ण करधनी पर हाथ रखा। सोम ने एक पतली लंबी रस्सी को लेकर शंभ को पीछे आने का संकेत दिया और वह दक्षिण बुर्ज की ओर चला। बुर्ज के निकट जाकर कहा, शंभ, तू जल में कितनी देर ठहर सकता है? शंभ ने संकेत से बताया कि वह काफी देर तक जल में ठहर सकता है। सोम ने वस्त्र उतार डाले और शंभ के साथ जल में प्रवेश किया। इस समय चंदना में ज्वार आ रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर चट्टानों से टकरा रही थीं। दोनों ने दृढ़तापूर्वक रस्सी पकड़ रखी थी। वे ठीक बुर्ज के नीचे किसी चट्टान पर स्थिर होना चाहते थे, पर पानी की लहरें उन्हें दूर फेंक देती थी। अंत में वे वहां पहुंचने में सफल हुए। सोम एक चट्टान को दृढ़ता से पकड़कर और दांतों में रस्सी दबाकर बोले, शंभ, रस्से का दूसरा छोर लेकर पानी में गोता मार, देख तो कितना जल है। शंभ ने कमर में रस्सी बांधा, पैर ऊपर उठाकर गोता लगाया। रस्सी पानी में घुसती ही चली गई। सोम की भुजाओं पर बहुत जोर पड़ रहा था। चट्टान छूट रही थी। दांत भी रस्सी के बोझ को संभाल नहीं पा रही थी। एक एक क्षण कष्ट और असह्य भार बढ़ रहा था। इसी समय रस्सी ढीली हुई और कुछ क्षण बाद ही शंभ ने सिर निकाला। सोम ने रस्सी को नापकर जल का अनुमान किया। उसने सोचा, 2 दंड काल में जल 4 हाथ और बढ़ जाएगा। उसने 5 हाथ ऊपर चट्टान में खूब मजबूती से वह रस्सी लपेट दी और उसका दूसरा छोर शंभ के हाथ में देकर कहा, शंभ, खूब सावधानी से रहना। जो ही नाव यहाँ पहुंचे रस्सी फेंक देना। ऐसा न हो कि नाव को लहरें दूर फेंक दे। और ऊपर बुर्ज का भी ध्यान रखना। वहां से एक रस्सी नीचे लटकाई जाएगी, उसे भी थामे रहना। कर सकेगा ना? शंभ बोला नहीं। उसने हंसकर स्वीकृति प्रकट की और जमकर चट्टान पर बैठ गया। सोम ने गहरे जल में गोता लगाया और वहीं अदृश्य हो गया। अकेला असुर उस भयानक काली रात में अपनी कठिनाइयों के बीच बैठा रहा। अध्याय गुप्त पत्र। सेनापति भद्रिक बड़ी देर तक शून्य अर्धरात्रि में अकेले चिंतित भाव से पट द्वार में इधर उधर टहलते रहे। उस समय उनके मस्तिष्क में कुछ परस्पर विरोधी ऐसे विचार चक्कर लगा रहे थे जिनका उन्हें निराकरण नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत देर तक कुछ सोचकर दीपक ठीक किया और आसन पर आकर भोजपत्र निकाली और लेखनी हाथ में ले ली। इसी समय किसी के पद शब्द से चौंककर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सोम को देखकर उन्होंने आश्वस्त होकर कहा, तुम सोम, इस असमय में? आर्य, एक चर है, राजगृह से पत्र लाया है। पत्र क्या सम्राट का है? नहीं आर्य, सेनापति उदय का पत्र है। तो तुम पत्र ले लो और चर की व्यवस्था कर दो। इतना कहकर सेनापति लिखने में लीन हो गए। सोम पत्र हाथ में लेकर चुपचाप मंडप में खड़े हो गए। लेख समाप्त होने पर सेनापति ने कहा, भद्र, मुहर तोड़कर पत्र निकालो। सोम ने ऐसा ही किया। सेनापति ने स्निग्ध कोमल स्वर से कहा, पत्र पढ़ो भद्र। पत्र पर दृष्टि डालकर सोम ने कहा, आर्य पढ़ नहीं सकता, वह सांकेतिक भाषा में है। अच्छा, तो कोई गुप्त पत्र है। वह संकेत तालिका ले लो भद्र और तब सावधानी से पढ़ो। सोम ने पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको महाराज कहकर संबोधित करूंगा। सोम ने झिझक कर सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ो भद्र, यह राजविद्रोही नहीं, राजनीति है। मगध सम्राट ही अकेले महाराज नहीं है, और भी हैं। फिर अब सोमभद्र, जब तुमने आशा ही आशा हमें दी है, तो फिर चंपा के सिंहासन पर दधिवाहन के स्थान पर भद्रिक कुछ अनुपयुक्त भी नहीं है। कासियों का गण मगध साम्राज्य में मिल चुका है और अंग बंग कलिंग के महाराज मेरे अधीन है। मल्ल लड़खड़ा रहे हैं। मेरे अधीन भी 50 सहस्र सेना सुरक्षित है जो इच्छानुसार उपयोग में लाई जा सकती है। फिर कलिंग महाराज ने 20 सहस्र सैन्य और 100 जलतरी देने का वचन दिया है।
परंतु भंते सेनापति। भद्र, पहले पत्र पढ़ लो। सोम ने फिर पढ़ना प्रारंभ किया। आपका ध्यान मैं 3 बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रथम यह कि सम्राट ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी है। श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजीत कौशाम्बीपति उदयन से उलझ रहे हैं। सम्राट इसी अभिसंधि से लाभ उठाना चाहते हैं। उधर अवंती राज चंड महासेन ने भी उन्हें उकसाया है, परंतु मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि सम्राट के कौशल पर अभियान करने का छिद्र पाकर चंड महासेन मगध की ओर आ रहा है। आर्यवर्षकार इस ओर सावधान अवश्य हैं, परंतु आपके चंपा में फंस जाने तथा सम्राट के अवध पर अभियान करने से मगध की रक्षा चिंतनीय हो गई है। तिस पर महात्मा कहीं गुप्त यात्रा पर गए हैं तथा नगर मेरे अधीन है। इससे इस समय चंड महासेन का मगध पर अभियान हमें बहुत भारी पड़ सकता है। यथापि चाक्षण आर्यवर्षकार एक युक्ति कर गए हैं। इतना पत्र सुनकर सेनापति आसन से उठकर टहलने और बड़बड़ाने लगे। वे कह रहे थे, सम्राट की मति मारी गई है, अथवा यह वर्षकार की अभिसंधि है। वे क्या बंधुल मल्ल के शौर्य को नहीं जानते? अस्तु, पढ़ो पत्र सोम। देवी अम्बपाली को सम्राट ने उपहार भेजा था, वो उसने लौटा दिया। सम्राट इस पर बहुत उद्विग्न हुए। आर्यवर्षकार उन्हें इस कार्य के लिए उकसा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जल्द किसी बहाने वैशाली पर आक्रमण हो जाए। असल बात यह है कि वे अम्बपाली से किसी प्रकार सम्राट की घनिष्ठता बढ़ाकर काश्यप की विषकन्या का अम्बपाली के आवास में प्रवेश कराना चाहते हैं, परंतु सम्राट ने स्पष्ट रूप से मगध छोड़ते समय आदेश दिया था कि उसका प्रयोग चंपाधिपति पर किया जाए। आश्चर्य नहीं कि वह इस पत्र के प्रथम ही चंपा पहुंच चुकी हो। सोम के माथे से पसीना चूने लगा। सेनापति क्रुद्ध भाव से धम्म से आसन पर आ बैठे। बैठकर उन्होंने कहा, समझा, वो कुटिल ब्राह्मण इसीलिए सेना नहीं भेज रहा था। अच्छा, और क्या लिखा है? सोम ने पढ़ा, मथुरा का अवंती वर्मन सुना है कि मगध पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इसी से सम्राट ने मुझे उसका अवरोध करने को सीमा प्रांत पर जाने का आदेश दिया था, परंतु आर्यवर्षकार ने यह आदेश रद्द कर दिया और राजधानी का कार्यभार मुझे सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए हैं। ठहरो सोम, सोचने दो, वो कुटिल गया कहाँ? सोम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति ने एकाएक उद्विग्न होकर कहा, सोम, क्या यह संभव नहीं कि वर्षकार चंपा ही आया हो? यदि ऐसा है आर्य तो हमें बहुत सहायता मिलेगी, परंतु श्रेय? सेनापति भद्र की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। मगध के ख्यातनाम वीर सेनानायक की यह कुटिल राज्य वासना देखकर सोम विचार में पड़ गया। सेनापति ने बड़ी देर तक चुप रहकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, सोमप्रभ, चाहे जो हो, श्रावस्ती में सम्राट को अवश्य मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, वैशाली का गणतंत्र मगध साम्राज्य की गहरी बाधा है। क्यों न फिर अम्बपाली ही हमारी संपूर्ण कूटनीति और विग्रह का केंद्र रहे। होने दो सम्राट की उस पर आसक्ति, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। तो भद्र सोम, मैं तुम्हें 2 गुरुतर संदेश देता हूँ। कदाचित अब हम लोग न मिल सकेंगे। यदि तुम्हारी योजना सफल हो तब भी और न हो तब भी जितना संभव हो द्रुत गति से चंपा से प्रस्थान करना और सेनापति उदय से मिलकर मेरा मौखिक संदेश कहना कि जल्द न करे। सर्वथा नष्ट कर देने की अपेक्षा अपनी कल्पनाओं को कुछ काल के लिए स्थगित कर देना अच्छा है। इतना कहकर सेनापति चुपचाप एकटक युवक के मुख की भावभंगिमा देखते रहे। युवक लौह स्तंभ के समान स्थिर खड़ा था। उसने कहा, भंते सेनापति का संदेश अक्षरशः आर्य उदय की सेवा में पहुंच जाएगा। तब दूसरी बात भी सुनो सौम्य। सेनापति ने और निकट मुंह करके और भी धीरे से कहा, मेरे महान प्रतिद्वंदी इस ब्राह्मण वर्षकार को अपना विश्वास पात्र बनाना। केवल वैशाली का पतन ही ऐसा है जिस पर मैं, सम्राट और यह कुटिल ब्राह्मण तीनों का त्रिकूट सहमत है। यद्यपि तीनों की भावनाएं पृथक हैं। सम्राट अम्बपाली को प्राप्त करना चाहते हैं और यह ब्राह्मण उत्तर भारत से संपूर्ण गणराज्यों का उन्मूल किया चाहता है, किंतु मेरा उद्देश्य और कुछ है। कुछ देर ठहरकर सेनापति ने कहा, भद्र सोम, उदय से कहना कि ऐसा करे जिससे यह कुटिल ब्राह्मण स्वयं वैशाली जाए और सूनी राजधानी में अकेले सम्राट रह जाए। सेनापति की आंखों में से एक चमक निकलने लगी। उनका स्वर उद्विग्न हो गया, पर उन्होंने शांत ही रहकर कहा,
सोम, भद्र, थोड़ी बात और शेष है। मेरी 50 रहस्य रक्षित सैन्य है, उसका मैं तुम्हें अधिनायक नियुक्त करता हूँ। आवश्यकता होने पर उसका उपयोग मगध के लिए करना। युवक ने मौन भाव से सेनापति का आदेश ग्रहण किया। सेनापति ने कहा, तो भद्रसोम, अब 2 दंड रात्रि व्यतीत हो रही है। तुमने जिस कठिन असाध्य साधन का संकल्प किया है उसकी बेला निकट है। अपना अद्भुत काम करो, मैं अनिमेष भाव से उसके फलाफल का निरीक्षण करूंगा। सोम अभिवादन करके जाने लगे तो सेनापति ने लपक कर उन्हें खींचकर छाती से लगा लिया और कहा, ऐसे नहीं सोमभद्र, आज के अभियान के सेनानायक मैं नहीं तुम हो। अभिलाषा करता हूं कि सफल हो। सोम एक बार सेनानायक को मौन भाव से फिर अभिवादन करके चुपचाप चलकर फिर अंधकार में समा गए। अध्याय आक्रमण। चंदना नद में ज्वार आ रहा था। अपने 20 आरोहियों को लेकर एक नौका जल में प्रबल थपेड़ों पर निशब्द नाचती हुई आकर दक्षिण बुर्ज के नीचे रुक गई। साहसी मांझी ने यत्न करके पत्थर की चट्टानों से टकराती लहरों से नौका को बचाकर ठीक बुर्ज के नीचे उसी चट्टान के निकट लगा दिया। सोम सबसे प्रथम चुपचाप नीचे उतरा। उसके पीछे अश्वजीत था। अश्वजीत ने बुर्ज के तल में जाकर देखा, एक मजबूत रस्सी लटक रही है और शंभ उसकी यत्न से रक्षा कर रहा है। सोम का संकेत पाकर 20 योद्धा अपने अपने खड़ग कोष से खींच और दांतों में दबाकर रस्सी के सहारे बुर्ज पर चढ़ने लगे। 300 हाथ ऊंची सीधी ढालू चट्टान पर स्थित उस बुर्ज पर चढ़ना कोई हंसी खेल नहीं था, परंतु वीरों की यह टोली भी कोई साधारण टोली नहीं थी। सबसे प्रथम शंभ, फिर अश्वजीत और उसके बाद एक के बाद दूसरा कुल 20 योद्धा, सबके अंत में सोम बुर्ज पर पहुंच गए। प्रत्येक आदमी बुर्ज पर पेट के बल लेट गया। अश्वजीत का भाई पहरे पर नियुक्त था। उसने धीरे से सोम के निकट आकर कहा, पहरा बदलने का समय हो गया है। सबसे पहले नए प्रहरियों को काबू में करना होगा। वे 4 हैं और आधे ही दंड में आने वाले हैं। सोम ने अपने योद्धाओं को आवश्यक आदेश दिए। प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप प्राचीर पर लेटा हुआ था और प्रत्येक के हाथ में नग्न खड्ग था। चारों नए प्रहरी बेसुध चले आए और अनायास ही काबू कर लिए गए। एक शब्द भी नहीं हुआ। सोम ने कहा, अब हमें सिंहद्वार के रक्षकों पर अधिकार करना होगा। कुल 16 हैं, परंतु निकट ही 200 सशस्त्र योद्धा सन्नद्ध हैं। खटका होते ही वे आ जाएंगे। देखा जाएगा, समय क्या है? अश्वजीत ने आकाश की ओर देखकर कहा, 3 दंड रात्रि जा चुकी है, तो अभी हमें 1 दंड का समय है। इसके बाद अश्वजीत के भाई बाहुल की ओर देखकर उसने कहा, मित्र, तुम्हें अभी हमारी और भी सहायता करनी होगी। मैं मगध का सेवक हूं। तो मित्र, यह मध्य भांड लो और झूमते हुए सिंहद्वार तक चले जाओ। जितना संभव हो प्रहरियों को मध्य पिलाओ और तुम उन्मत्त का अभिनय करके वहीं पड़े रहो जब तक कि हम लोग ना पहुंच जाएं। ठीक 4 दंड रात बीतने पर सेनापति दुर्ग द्वार पर बाहर से आक्रमण करेंगे। अश्वजीत के भाई ने हंसकर कहा, और तब तक यह सुवासित मद्य उनके पेट में अपना काम कर चुका होगा तथा सेनापति को द्वार उन्मुक्त मिलेगा। मैं अब चला, आपका कल्याण हो। सोम आवश्यक व्यवस्था में जुट गए और उनके आदेश को ले लेकर उनके साहसी भट्ट दांतों में खड़क दबाए सिंह द्वार के चारों ओर पेट के बल खिसकने लगे। सब कुछ निशब्द हो रहा था। बाहुक ने सिंहपौर पर लड़खड़ाते हुए पहुंचकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो सामंत, किंतु इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है। उसने मध्यपात्र मुंह में लगाकर मध्य पिया। एक प्रहरी ने हंसकर कहा, अरे बाहुक, तुम हो? आज तो रंग है, कहाँ से लौट रहे हो? रंग महल से मित्र, बाहर है, वहां पर पशुपुरी की अप्सरा आई है। कई प्रहरी जुट गए। कौन आई है सामंत? चुप रहो, गुप्त बात है। पशुपुरी की रंभा। महाराज आज पान नृत्य में व्यस्त हैं। प्रहरियों को भी प्रसाद मिला है, यह देखो। वाह वाह, तो सामंत एक चषक हमें भी दे दो। वहां जाओ और ले लो, इसमें से किसी का हिस्सा नहीं है। उसने फिर पात्र मुंह में लगाया और एक ओर लुढ़क गया। एक प्रहरी ने मध्य पात्र छीन कर कहा, वाह मित्र, हमें क्यों नहीं? अरे वाह, अभी बहुत है, पियो मित्रों, तेरी जय रहे सामंत। सब प्रहरी मध्य ढालने लगे।
बाहुक ने एक प्रेम गीत गाना प्रारंभ किया। पीलू के स्वर उस टूटती रात में मध्य के घूंटों के साथ ही प्रहरियों के हृदयों को आंदोलित करने लगे। एक ने कहा, सामंत, वह पशुपुरी की अप्सरा देखी भी है? देखी नहीं तो क्या, अरे वो ऐसा नृत्य करती है कि देव को मध्य ढालकर देती है, देखोगे? वाह सामंत, क्या बहार है, नाचो तो तनिक उसी की भांति मध्य ढालकर दो ना। बाहुल दोनों हाथ ऊंचे करके नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते उसने मध्य ढाल ढालकर प्रहरियों को पिलाना आरंभ किया। प्रहरी उन्मत्त हो उठे, कई तो बाहुक के साथ नाचने लगे और कई उसके स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाने लगे। मध्य भांड रिक्त हो गया, सब मध्य प्रहरियों के उदर में पहुंच गया। तब बाहुक मध्य भांड को पेट पर रखकर लेट गया और पात्र को ढोल की भांति पीट पीट कर बजाने और कोई विरह गीत गाने लगा। प्रहरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उस विशिष्ट मध्य के प्रभाव से फिर गहरी नींद में अचेत हो गए। बाहुक ने सावधान होकर प्रथम आकाश के नक्षत्र को, फिर चारों ओर अंधकार से परिपूर्ण दिशाओं को देखा। अब 4 दंड रात्रि व्यतीत हो रही थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।